पागलों की बस्ती है, सरफिरों का शहर है, यहाँ मंदिरों के साए में खुददारियाँ नहीं मिलती। रचनाकार ने ये लाइनें पता नहीं किस शहर के लिए लिखी होंगी, लेकिन इस रचनाकार को खोजते हुए हम आ पहुँचे हैं अपने आसपास मंदिरों के शहर रतनपुर में। इस रचनाकार ने यह भी लिखा है, गुमटियों में सुनने को अफसाने मिल जाते हैं, दादी और नानी की कहानियाँ नहीं मिलती। सुना है यह रचनाकार खुद भी गुमटियों में बैठता है और वहीं जिंदगी समाज को पढ़ते हुए अपनी कलम चलाता है। वह खुद भी हिंदी साहित्य और इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएट है। गुमटी में बसर करते हुए अपने परिवार की गाड़ी खींच रहा है और समाज जीवन से लेकर पौराणिक कथाओं पर भी बहुत कुछ लिखा है। उनके गज़ल की एक लाइन यह भी है, सागर के लहरों में दफन हैं कहानियाँ कई, साहिल मिल जाता है कश्तियाँ नहीं मिलती। इस पंक्ति में एक लफ्ज़ है सागर और इसी में उनका नाम भी छिपा है सागर। जी हाँ, बुद्धि सागर सोनी उनके नाम के साथ जुड़ा है सरनेम सोनी और खुद कुंदन की तरह तपकर बुद्धि सागर की जिंदगी खरा सोना में तब्दील हो गई है। उनकी गुमटी को तलाश करते हुए हम रतनपुर शहर पहुँचे हैं। महामाया की नगरी रतनपुर, जो कभी राजधानी थी और खुद भी इतिहास की कितनी कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए है। कई किस्से इसकी मिट्टी में दफन हैं। रतनपुर जो साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, कहते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ी के व्याकरण की रचना हुई और रचनाओं का संसार आज भी रतनपुर की आबो हवा में तैर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। आइए मिलते हैं उस अजब रचनाकार से जो गुमटी में बैठकर जिंदगी की कहानी लिख रहा है। बुद्धि सागर सोनी जी, आपका स्वागत है। हमने सुना है कि आप उस समय से ही लिखने लगे थे जब आपकी उम्र मतलब 6वीं 7वीं में आप पढ़ते थे। तो घर का माहौल कैसा था जैसा आपने लिखना शुरू किया? हमारे यहाँ घर का माहौल, चूँकि हमारे यहाँ सभी कोई शिक्षित हैं, शिक्षित परिवार से हैं। हमारे पिताजी भी साहित्य से जुड़े हुए थे, मराठी साहित्य और गुजराती साहित्य और हिंदी साहित्य, तीनों में उनकी अच्छी पकड़ थी। तो हमारे घर का पारिवारिक माहौल ऐसा रहा कि हम लोग साहित्य सृजन के प्रति समर्पित रहे हैं शुरू से। हमारे बड़े भैया भी एक है, वो भी लिखा पढ़ी करते थे। तो ये पारिवारिक माहौल ऐसा था कि हम साहित्य से जुड़े रहे और 6ठी की 7वीं कक्षा से ही जब से हमको व्याकरण वगैरह के हुआ तब से हमने लिखना शुरू कर दिया था। तो आपने पढ़ाई कितनी की है? मैंने एमए किया है। किस विषय में? हिंदी साहित्य में किया हूँ, इतिहास में किया हूँ। 2 विषय में? 2 विषय पोस्ट ग्रेजुएट हैं? जी हाँ जी। तो ये मतलब उस समय आपके जो बाकी अंडर ग्रेजुएट भी सब्जेक्ट हिंदी थी, इसके कारण से भी रुचि रही आपकी? जी। अच्छा, ये तो हो गई पढ़ाई की बात। जिंदगी चलाने के लिए अपने को कोई न किसी न कोई काम की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो अपने पैर में खड़े होना पड़ता है अपने जी। तो इसकी शुरुआत कब हुई? आपने कैसा मतलब सबसे पहला जीविकोपार्जन? मेरा ग्रेजुएशन के बाद में मैं भंडारा चला गया था। भंडारा में एक इस्पात कंपनी है, सनफ्लैग आयरन स्टील कंपनी, वहाँ मैं ज्वाइन किया था और वहाँ मैं करीब 2.5 साल तक का रहा। उसके बाद में ऐसा कुछ कारण हुआ कि मेरे को वहाँ से आना पड़ा। उसके बाद आपको कि यहाँ पे पान की दुकान भी खोलनी पड़ी? पान की दुकान खोला था मैं जब वहाँ से आया। उसके बाद में बेरोज़गार हो गया था, तो किला के पास में मेरी पान की दुकान चलती थी और मेरा जो साहित्य का मूल ये है वही देन है पान ठेला से। वहाँ मैं सुबह जाता था। सुबह जाने के बाद में जैसे पूजा पाठ करके बैठूँ तो ऑटोमेटिक मेरा कलम चलना शुरू हो जाता था। अच्छा। हाँ, स्वाभाविक रूप से? स्वाभाविक रूप से। पता नहीं वो वहाँ देव प्रेरणा था कि क्या था, तो वहाँ पर मेरा कलम कंटिन्यू चलते रहा। तो उसमें क्या किस विषय पर लिखते थे आप? क्या मैं उसमें कर्मण्यवादी कारस्ते करके एक खंड काव्य का रचना किया है वहाँ पर। खंड काव्य की रचना है जो लगभग गांधी डायरी में 300 पेज के आसपास का पूरा रचना है वो। और उसमें एक अभिनव प्रयोग है कि रामायण और गीता इन दोनों का साथ में समावेश किया है मैंने। मतलब ये जो आप अध्यात्म से जुड़े हुए विषय पर आपने ज़्यादा लिखा है? ज़्यादा लिखा है। किस विषय पर केंद्रित है वो बात, जो आपका विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु अध्यात्म है। अध्यात्म के साथ साथ में समसामयिक घटनाओं
उसके ऊपर भी मैंने कलम चलाया है और कहीं कहीं पर गद्य का भी किया है, सृजन किया है। गद्य में भी खास करके कोरोना काल में मैंने 2-4 कहानियाँ भी लिखी जो मोबाइल में ये डाला मैंने और पसंद भी किए। मैं जुड़ा हुआ कहानी हूँ। क्या, किस विषय पर से संबंधित? पलायन के ऊपर था वो कहानी कि यहाँ से जो बाहर गए थे और वापसी कोरोना के काल समय में उनको जो जो परेशानियाँ आई, कैसे कैसे उनको वहाँ से आना पड़ा, पैदल चल के आया, कुछ और अन्य साधन करके आए, तो इसके ऊपर में था वो। तो सुने हैं कि आप जब भंडारा में थे जी उस समय कोई लाइब्रेरी थी जहाँ लाइब्रेरी में आपको मतलब पढ़ने का मौका मिला। हाँ। तो क्या आपने वहाँ किस विषय पर पढ़ा, जो अध्ययन आप? मेरे को वहाँ कठोपनिषद पढ़ने को मिला, कबंध रामायण पढ़ा मैंने, दक्षिण भारत की रामायण थी। उसमें एक जो मेरा कर्मण्यवादी का रस्ते है, इसमें शूर्पणखा मुख्य किरदार में है। उसका प्रेरणा मेरे को वहीं से मिला, लाइब्रेरी से ही, क्योंकि वो कूटनीतिक ये था और कूटनीति में उस समय राम को लंका तक पहुंचाने पीछे कारण क्या रहा, तो वो शूर्पणखा महत्वपूर्ण उसमें किरदार निभाई है। शूर्पणखा वहाँ तक पहुँचाती है, विश्वामित्र जी के साथ उनका संपर्क होता है, विश्वामित्र जी के साथ वो निवेदन करती हैं कि भाई रावण मेरे को विधवा बनाया है, तो मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ विकल्प बताओ। तो बोलते हैं अभी तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, भविष्य में अगर कोई हमारे पास विकल्प ऐसा आता है तो हम आपको बताएंगे। तो जब राम वहाँ तक पहुँच गया उसके बाद फिर वो संपर्क किए, शूर्पणखा से बोले कि अब आ गया है जो विकल्प है वहाँ तक जाने के लिए, तो आप उसको ले जा सकते हो। तो इस तरह के विषयों पर लिखने के लिए ये जैसे धार्मिक रग्नि रतनपुर, जी, इसका कितना प्रभाव रहता है आपके इसमें? अब धर्मनगर का प्रभाव तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ तो रचा बसा हुआ है धर्म हमारे नगर में, तो इसी का प्रभाव है। और हमारे पिताजी जो हैं मराठी, इसमें भगवान विट्ठल नाथ के परम भक्त रहे हैं। जी, वो उनको रामदास जी का, तुकाराम जी का, सबका अभंग वो सृजन करते रहते थे, उसी हमको धर्म के प्रति रुझान वैसे हुआ। आमतौर पर जी जो ज़्यादातर रचनाकार हैं वो समझ लीजिए जीवन, समाज, जी संवेदनाएं, प्रेम, जी कहीं पर करुणा और उसके साथ जो तकलीफें हैं इंसान की ज़िंदगी जी। की, ये सब जो एक जीवन का जो अलग अलग मर्म है समझ लीजिए, जी उसको देखते समझते हुए रचनाएं लिखते हैं। जी हाँ, आप इसमें किस तरह का इस प्रयोग करते रहे हैं? मैं इस पर सभी तरह की रचनाएं किया हूँ। जी, मेरे पास प्रेम से संबंधित भी रचनाएं हैं, करुणा से संबंधित भी रचनाएं मैंने की है, और अध्यात्म तो फिर है ही है मेरे साथ में। लेकिन आपकी रचनाएं जो हमने देखी हैं जी उनमें बहुत सारे हिंदी के क्लिष्ट शब्द जी का प्रयोग अक्सर हुआ है। जी। तो वो आप कहाँ से लाते हैं, ये शब्द कहाँ से आते हैं? और आमतौर पर लोग जी तो लिखने वाले जो है वो दूसरे तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन आपका प्रयोग जो है जी। वो कठिन शब्दों में है, तो ये कहाँ से लाते हैं? ये हिंदी साहित्य के देन है और पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसा रहा है, उसी का देन है ये। बात है, आप इतनी विषम परिस्थितियों में अभी फिलहाल जैसा आप का जो जीवन यापन है वो एक गुमटी जी से जुड़ा हुआ है, जी वहाँ रहकर भी क्या आपको लगता है कि आप 2 विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जी इसके बाद आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है जी। उसके आधार पर आप जो काम को, मैं कोई काम छोटा नहीं होता। मानता, हर काम बड़ा है, जी। आपका भी काम बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या आपको कहीं अपनी योग्यता और उसके बीच कोई तालमेल दिखाई देता है? तालमेल नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, जीविकोपार्जन के लिए परिवार चलाना है, अब कुछ न कुछ तो करना है, तो ये परिश्रम मैं कर रहा हूँ और मेरे को संतुष्टि भी है उससे, क्योंकि मेरे यहाँ सभी कोई मित्र भी आई हैं परिवार में, किसी का नरगल किस प्रकार का कोई खर्च नहीं है, तो कैसे भी करके मैनेज हो जाता है। लड़का भी मेरा कुछ न कुछ सहयोग करते रहता है, तो इससे पारिवारिक गाड़ी चल रही है, परिवार की गाड़ी है, और मैं अपने सृजन में लगा रहता हूँ। तो ये दोनों के बीच तालमेल कैसे कर पाते हैं आप? जैसे कुछ सोचना, फिर उसको लिखना, और दिन भर की उसमें व्यस्तता, उस व्यस्तता के बीच भी आपने इतना कुछ लिखा है जी, तो वो कैसे आप लिख पाते हैं? ये आत्मोद्गार है। जैसी कुछ घटनाएं होती है, कहीं पर कुछ देखने को मिलता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ हो चुका है, तो उसके लिए आत्मोद्गार आता है कि नहीं भाई इस संबंध में कुछ तो लिखूं, तो फिर रात में वो काम मैं करता हूं, घर में आकर के फुर्सत के क्षणों में भावनाओं में बहता हूं और फिर लिखते चला जाता हूं। हर कोई भी रचना से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, कोई साहित्य हो या कोई भी और कला का क्षेत्र हो, ये माना जाता है कि गुरु की जरूरत पड़ती है। जी, आप
आपके जीवन में एक गुरु की भूमिका कहाँ है? अब मेरे गुरु तो मेरे पिताजी ही थे, उन्हीं को मैं मानता हूँ, वो गुरु ही रहे हैं मेरे। और मेरे इसमें जीवन में कौशिक जी का, विश्वामित्र जी का, उनका प्रभाव रहा है। मैं उनसे काफ़ी लगाव रखता हूँ, मैं उन्हीं को गुरु मानता हूँ लगभग, कि उनकी जितने भी मैंने अध्ययन किया है। सत्य राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के समय का उनका ये है, तो उससे मैं प्रेरणा लिया, वो मेरे गुरु हैं। और एक बात और है, साहित्य सृजन से जो भी व्यक्ति जुड़ा है, जी आपने पढ़ा भी बहुत है जी लोगों को, आपका तो खैर उसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया जी है हिंदी में। जी। किस साहित्यकार की रचना, किस कवि की रचना से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे? मुंशी प्रेमचंद जी, उनसे मैं प्रभावित रहा। मैथिली शरण गुप्त जी से प्रभावित रहा, और हरिवंशराय बच्चन जी से। जी। ये कारण क्या है? जैसे मुंशी प्रेमचंद जी बहुत सरल तरीके से बहुत सरल तरीके से लिखते थे, और सहजता के साथ में वो भावनाओं को, ग्रामीण अंचल के जो भी ये रहा है परिवेश में, जैसा भी उनके सामने जो घटनाएं होती थी उस समय, उन चीज़ों को जिस तरह कलमबद्ध करते थे, वो मेरे को बहुत पसंद आया है। गबन, गोदान, कर्मभूमि, इसमें जिन बिंदुओं को उठाए भ्रष्टाचार के ऊपर लिखे, हाँ, बड़े भाई साहब, तो इनसे मैं प्रभावित हुआ। आपकी एक रचना पढ़ने को मिली, पागलों की बस्ती है जी। ये सरफिरों का शहर है, मंदिरों के साये में खुददारियाँ खुददारियाँ नहीं नहीं मिलती। तो ये रचना आप थोड़ा पूरा पढ़ के सुनाएं, जिस अंदाज में आप उसको गाते हैं। पागलों की बस्ती है, सरफिरों का शहर है। पागलों की बस्ती है, सरफिरों का शहर है। यहाँ मंदिरों के साए में खुददारियाँ नहीं मिलती। उजालों की बस्ती में अंधेरों की क्या हस्ती। उजालों की बस्ती में अंधेरों की क्या हस्ती। रोशनी के साए में परछाइयाँ नहीं मिलती। रोशनी के साए में परछाइयाँ नहीं मिलती। शहर के चौराहे में कत्ल हो जाता है। शहर के चौराहे में कत्ल हो जाता है। खूनी मिल जाता है, गवाहियाँ नहीं मिलती। मंदिरों के साए में खुददारियाँ नहीं मिलती। बहुत अच्छा। आपने ये जो इतनी रचनाएं लिखी हैं, जी। तो क्या आपने कभी कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया है? नहीं, ऐसा सौभाग्य मेरे को नहीं मिला कि कवि सम्मेलन वगैरह में मैं जाऊं। किसी ने इनवाइट नहीं किया और मैं स्वयं से होके जाके खड़ा नहीं हुआ, तो मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिल पाया है। जी। अच्छा, ये जो रतनपुर शहर है, जी। ये पुरातात्विक पौराणिक महत्व का है, आप जी। आध्यात्मिक विषय पर भी लगातार लिखते हैं, जी। तो समग्र एक रतनपुर पर जी। पूरी जानकारी हो, इस तरह का कुछ लिखने का प्रयास या कुछ है आपका? हाँ, मैं बीच बीच में प्रयास किया हूँ, और उसको संकलन करके मेरा यह है कि कम से कम प्रकाशन तक पहुँच जाए। लेकिन अब मेरी चूँकि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अपने काव्य संग्रह को या इस तरह का जो भी अभिनव प्रयोग कर रहा हूँ उसको मैं प्रकाशन तक पहुँचा सकूँ, तो इसमें मैं सहयोग चाहूँगा, बल्कि समाज से या साहित्य के जो ये हैं मूर्धन्य हैं उनसे, कि मेरे को कुछ सहयोग मिले ताकि मैं इन चीज़ों को प्रकाशित कर सकूँ, जो समय तक का देर इतिहास बन सके। ऐसा मैं उसी विषय पर आ रहा था जी कि आपने जो इतनी रचनाएं लिखी हैं, जी। उसमें से कुछ भी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, मतलब जैसे एक कविता संग्रह मेरी प्रकाशित हुई थी। हाँ। हमारे रतनपुर के मित्र हैं और प्रकाशन भी देखते हैं, उस्मान कुरैशी जी, उनके द्वारा उल्कापात का प्रकाशन किया गया था। अच्छा जी। ये इसके अलावा अभी आपके पास और भी ऐसा संग्रह है कि जिसको अगर प्रकाशित किया जाए तो आप के पास संग्रह है उपलब्ध? जी, उपलब्ध है मेरे पास। कर्मण्यवाधिकारस्ते है, जो एक खंड काव्य है, लंबी रचना है काफ़ी, और रामायण और गीता के ऊपर में आधारित है वो रचना है। एक उर्मिला करके है, जो समसामयिक घटनाओं के ऊपर में है। तो ये 2-3 रचना मेरे पास काव्य संग्रह है।
मैं चाहूँगा कि ये प्रकाशन में आ जाए ताकि लोगों को यहाँ रतनपुर के बारे में कुछ पता चले। आप तो बहुत कुछ पढ़ते रहे हैं, जी। अभी जो लिखा जा रहा है उसको और पहले की कोई तुलना कर सकते हैं? ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ। पहले के लिए इसमें भाव शैली, काव्य शैली जितनी भी रही है उसमें, और आज जो लिखा जा रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। अच्छा जी। और आगे क्या आप लिखने की तैयारी है क्या? और मैं रतनपुर के बारे में समग्र इतिहास को, इतिहास वर्तमान इन दोनों को कलमबद्ध करना चाहता हूँ ताकि भविष्य में ये चीज़ जान सके हमारी आने वाली पीढ़ी कि रतनपुर क्या था, आज क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है। अच्छा, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है जी। जिसका जिक्र भी आपने अभी किया जी। कि जो सच लिखने वाले लोग हैं, हाँ। समाज उनका मतलब कितना साथ देता है? किस तरह के आप साथ की उम्मीद करते हैं? क्या साथ मिलता है? कुछ लोग साथ देते हैं जो चिंता करते हैं इस समय समाज के बारे में कि नहीं भाई समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए, अच्छाइयाँ आनी चाहिए। तो कुछ लोग सहयोग करते हैं, कुछ लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, बोले अरे कुछ भी लिखते रहते हैं, इनको तो लिखने की आदत है तो कलम चलाना है, चला दिए कुछ भी। अब उसमें खरी खरी बातें रहती हैं तो लोगों को जचता भी नहीं है। पागलों का शहर लिखने वाले को भी पागल समझते हैं? पागल समझते हैं लोग। मेरे यहाँ नगर पालिका के बारे में भी एक कविता थी। जिस समय यहाँ पहली बार हमारे यहाँ पहले चुनाव नहीं होता था, यहाँ चुनाव शुरू हुआ है 1997-98 से, तो उसके बाद जो बैठी है यहाँ की परिषद, उसमें का कुछ ऐसा ये था, उनका क्रियाकलाप इतना अब कहा जाए सराहनीय रहा कि आलोचनीय रहा। दोनों के बारे में मैं कंपेयर करते हुए लिखा था। उसके बारे में मेरे को कुछ धमकियां भी मिली, सब चीज़ हुआ कि ऐसा आपने क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया, लेकिन जो वास्तविकता है मैं उसको सामने ला देता हूँ। मेरे अंदर भी छुपा के रखने का नहीं रहता, मैं कलम के माध्यम से लोगों के सामने प्रकट करता हूँ। साहित्य तो समाज का दर्पण है, साहित्यकार को वो आईना लेकर चलता है जिसमें समाज दिखाई देता है। समाज दिखाई देता है, तो मेरी कलम वहीं चलती है और लोगों को, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोग पसंद भी नहीं करते, बोले नहीं ये तो कुछ खरी खरी, कुछ ज़्यादा ही खरी लिख देते हैं। आइए बुद्धिसागर जी, अब हम चलते चलते आपकी गुमटी तक पहुंच गए हैं जी। जहां आपका पूरा समय बीतता है। यहीं से आप लोगों को, समाज को और पूरी दुनिया को देखते हैं और ज़िंदगी की कहानी भी लिख रहे हैं। ये वो जगह है जहां आपका दिन बीतता है और यहाँ से ही आप सारी चीज़ों को अपने ढंग से देख के लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ये परिवेश है जी, ये आपको दुनिया को, समाज को देखने में कितनी मदद करता है? आप संवेदनाएं आपकी मतलब कितनी आप लोगों से जुड़ पाते हैं यहाँ? गुमटियों में सुनने को अफसाने मिल जाते हैं, दादी और नानी की कहानियाँ नहीं मिलती। ये ऐसी जगह है गुमटी जहाँ हर तरह के लोग आते हैं, सभी तरह के लोगों से मेल मुलाकात होता है, कुछ जानकारियाँ मिलती है। तो ये तो मैं बोलता हूँ कि मेरी कर्म भूमि है ये। मैं पान की दुकान भी चलाया, वो भी मेरे लिए कर्म भूमि था, ये भी है। और प्रॉपर रतनपुर मेरा कर्म भूमि है। मेरा जन्मभूमि तो बरेला तखतपुर। लोगों को पसंद आए ना आए वो उनके ऊपर है, ये तो भविष्य बताएगा कि कितना सार्थक रहा मेरा लेखनी। हो सकता है मैं ना रहूँ, उसके बाद भी पता चले कि लोगों को हाँ भी एक लिखने वाला था रतनपुर में। बुद्धिसागर सोनी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने इस रचना संसार के बारे में इतनी बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।